अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को आने वाले कुछ ही माह में चाइना भेजा जाएगा, जहाँ J-31 एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज करेंगे। दोस्तों, पहला टॉपिक बहुत ही ज्यादा अहम है पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर और पाकिस्तान इंडिया का जो पूरा ये खिता है जनूबी एशिया, इसकी डायनामिक्स को लेकर। खबर कुछ यूँ है कि मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स बहुत जल्द चाइना जाएंगे, जहां प्रॉपर J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है। पहला तो ये कि J-31 और J-35 की इंडक्शन बहुत करीब है, क्योंकि इससे पहले भी यही टाइमलाइन थी कि 2024 के एंड में या 2025 में इसको इंडक्ट किया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना का एयरक्राफ्ट करियर फुजियान वो भी अपने आखिरी सी ट्रायल्स में है, और उसके साथ साथ उस पर J-35 एयरक्राफ्ट के मॉकअप्स वगैरह भी बहरहाल देखे गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर J-35 एयरक्राफ्ट को इस पर माउंट कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि J-31 और J-35 को प्रॉपरली इंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ J-31 एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान एयरफोर्स में आना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अरामिंग है, क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली इंडिया के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल खोसला ने अपने एक पॉडकास्ट में इस चीज़ को कहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर F-35 इंडिया को प्रोवाइड किया जाता है तो वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा पाकिस्तान के J-31 को काउंटर करने के लिए। उसकी बहुत सी रीजंस है कि चाइना से अगर पाकिस्तान J-31 ले रहा है तो पाकिस्तान को फ्यूचर में एज सच कोई मेंटेनेंस का या पुर्जे रुक जाने का या उसके साथ साथ किसी सैंक्शन का खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के मामले में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी देखें तो अमेरिका ने जिसको भी कभी वेपन्स प्रोवाइड किए हैं उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल अमेरिका ने हमेशा किया है। जैसे ही वो मुल्क अमेरिका से थोड़ा सा दूर होता है या अमेरिका की बनाई गई पटरी से उतरने की कोशिश करता है तो अमेरिका ने उसको जो वेपन सिस्टम दिए होते हैं उन पर पाबंदियां लगाता है। अब उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास एक वेपन सिस्टम है, वो आपके मुल्क की सोवरेनिटी को गारंटी करता है, वो आपके मुल्क के दिफाई पूरे निज़ाम का एक हिस्सा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई चेंज आ जाता है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन आ जाती है तो वो पूरे के पूरे बाकी सिस्टम पर भी बड़ा इफेक्ट डालती है। उसकी वजह से वो मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी वेपन सिस्टम पर कोई सैंक्शन लगे, किसी के स्पेयर पार्ट्स रुक जाए, तो उस मुल्क को मजबूरन फिर किसी ना किसी तरह अमेरिका को भी खुश करना पड़ता है। इसकी बहुत सी मिसालें हम पाकिस्तान की सूरत में देख चुके हैं, इजिप्ट की सूरत में देख चुके हैं, इवन कई मामलात में बड़े ही करीबी जो इत्तेहादी मुल्क थे अमेरिका के, जैसा कि तुर्की है, उसकी सूरत में देख चुके हैं कि कई मामलात में अमेरिका ने तुर्की को डिक्टेट किया हुआ है। तो ये चीज़ अमेरिका के साथ रही है। इसी वजह से इंडिया भी प्रॉपरली अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि इंडिया भी इन चीज़ों को तो समझता है। दूसरी तरफ अगर रशियन वेपन सिस्टम है तो रशियन वेपन सिस्टम के साथ एक मसला हमेशा से रहा है कि रशिया प्रॉपर टाइम पर स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाता। हमारे पास Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की मिसाल मौजूद है कि जो स्पेयर पार्ट्स की कमी का शिकार है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह तो यूक्रेन रशिया वॉर है, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के शुरू होने से पहले भी स्पेयर पार्ट्स की कमी के इश्यूज इससे पहले भी मौजूद रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो J-31 एयरक्राफ्ट का केस है पाकिस्तान के हक में वो जाता है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और पाकिस्तानी पायलट्स जितना जल्दी अपने आप को इस पर ट्रेन कर लेंगे और जितनी जल्दी ये J-31 पाकिस्तान आ जाएंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगी बल्कि उसके साथ साथ एक डेटरेंस कायम होगी। ये सिर्फ डेटरेंस इंडिया के लिए नहीं बल्कि जितने भी कंट्रीज जो होस्टाइल नेशंस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में, और इवन वो होस्टाइल नेशन ना भी हो, स्टिल आपको एक सॉलिड डेटरेंस की जरूरत होती है। सॉलिड डेटरेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास इतनी काबिलियत हो कि कोई आप पर हमला करने का तसव्वुर ना करे या हमला करने से पहले कई दफ़ा सोचे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे तो उसको बिल्कुल हम इसी तरह समझ सकते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात, कि जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर आप पर हर कोई चढ़ दौड़ता है। हम लबनान की मिसाल देखते हैं, हम सीरिया की मिसाल देते हैं, इराक की, तो उन पर इजराइल जब चाहता है बॉम्बिंग करता है, बिकॉज इजराइल को पता है कि वो आगे से रिटेलिएट नहीं करेंगे। और इस वक्त जितनी एयरफोर्स की अहमियत पूरी दुनिया में उजागर की जा रही है और दुनिया की हर मिलिट्री अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है, चाहे वो ड्रोन्स की मद में हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट की सूरत में हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर फ्लीट की सूरत में हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि पाकिस्तान के साबका एयर चीफ सर सुहेल अहमद अमान ने कहा था कि वी कांट अफोर्ड टू लैग बिहाइंड अदर्स, कि हम दूसरों से पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बात वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स उसी डगर पर चल रही है कि अपने आप को टाइम रहते बेहतर मैनेजमेंट के तहत बेहतर फैसले करके कॉस्ट इफेक्टिवली और ज़्यादा बेहतर सिस्टम्स अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स बर्दाश्त कर रही है। यानी कि तेजस एयरक्राफ्ट के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट पर डेनमार्क की तरफ से पाबंदी लगा दी गई। अब उसके लिए इंडिया की एक लोकल कंपनी वो स्पेयर पार्ट को तैयार कर रही है, इंजन चार्ज एम्पलीफायर को, लेकिन अब उसमें ज़ाहिरी बात टाइम लगेगा,
टाइम ज्यादा लगेगा तो डिलेज होंगी। अब एक तरफ तेजस एयरक्राफ्ट में पूरी डिलेज है, जबकि दूसरी तरफ जो MRFA का प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिया 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट खरीदेगा किसी दूसरे मुल्क से, उसमें भी ताखीर है। उस पर भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और जो एयरक्राफ्ट इवन इंडियन एयरफोर्स का पार्ट है, जैसा कि MiG-29 है, मिराज 2000 है और इवन MiG-21 का एक स्क्वाड्रन है, जैगुआर्स है, इनकी रिटायरमेंट की मुद्दत भी ऐसा ऐसा करीब आती जा रही है। 2030 में ये जो MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट है, इनको रिटायर किया जाना है। अगर इनकी लाइफ को एक्सटेंड भी किया जाएगा तो ये 2035 तक जा सकते हैं या 2040 तक। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इन्हीं जहाज़ों के साथ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकेंगे। सो ये वो पूरा सिनेरियो है जो कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के सामने है, और दोनों कंट्रीज की अप्रोच भी मैंने आपको डिटेल से बताई। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।